नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के कुमुर बाजार स्थित चिनकुटी में शनिवार शाम एक बंस फैक्ट्री के गोडाउन में लगी आग ने आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। रानीगंज थाना को खबर मिलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, जहां घटनास्थल पहुंची दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। रानीगंज के कुमुर बाजार इलाके के चिनकुटी स्थित बंद पड़े बंस फैक्ट्री में शनिवार शाम आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर तुरंत रानीगंज थाने को सूचना दी गई, जिसके बाद थाने की तत्परता से दमकल विभाग को खबर दी गई और तुरंत दमकल की गाड़ी घटनास्थल पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार काफी दिनों से बंस कंपनी बंद पड़ी है और यहाँ के गोडाउन में रुई और कुछ तैलीय पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जिससे ही आग लगी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है। पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही जांच से ही ये साफ हो पाएगा कि आग लगने की वजह क्या रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जानबूझकर आग लगाई गई है। वैसे भी बंस कंपनी से लगातार चोर चोरी कर अपना जेब भर रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असली वजह क्या है। যাই না, বাস কোম্পানি তো অনেক আগে বন্ধ হয়েছে, বন্ধ কারখানা এটা পড়ে আছে। কী করে আগুন লাগলো বা কী হলো এই ব্যাপারটা তো কিছু জানা যাচ্ছে না। এখন প্রশাসনের দায়িত্ব এটাকে ভালো করে তদন্ত করে দেখা যে কী করে আগুন লাগলো বা কী হচ্ছে। এটা বন্ধ কারখানা। আগে তো দেখতাম এখানে সিকিউরিটি থাকতো, এখন তো কোনো সিকিউরিটি লক্ষ্য করা যায় না। তারা আসে কিনা তাও জানি না, ভেতরে আছে কিনা বা তারা কখনো পাড়া দেয় কিনা আমাদের নজরে তো পড়ে না। যাই হোক, প্রশাসনের এখন দায়িত্ব এটাকে দেখা যে কী করে আগুনগুলো লাগলো বা কারখানাটা ঠিক জীবিত অবস্থায় কী অবস্থায় আছে। কারখানাটা বন্ধ অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। যারা তুমি আমাদের সময় তারা যারা বামফ্রন্টের আমলে অনেকেই যারা করেছিল তারা কোঅপারেটিভ করে রেখেছিল, তারপর তো সেটাও ভেঙে গেছে। এখন কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং প্রশাসনের দেখার দায়িত্ব। শোনা যায় চুরি হচ্ছে, সে দিন কখনো বেরোচ্ছে শুনছি আমরাও, এবং কারা চুরি করছে কে করছে তো ঠিক আমাদের বোধগম্য নয়। এটা প্রশাসনের দায়িত্ব দেখায়। প্রশাসন দেখলে আশা করি প্রশাসনের দেখবে, প্রশাসনের কাছে খবর আছে নিশ্চয়ই। প্রশাসনের তো সবটাই কর্তব্য খবর নেওয়া। বা এই আগুনটা লাগলো কী করে আজকে যখন দেখছি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িও এসেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই প্রশাসনের কাছে খবর আছে। প্রশাসন তার দায়িত্ব, আশা করি প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন করবে। এটুকুই আমাদের বলার, আর তো কিছু বলার নেই এই ব্যাপারে। এটা এই বৃষ্টির মধ্যে আগুনটা কী করে লাগলো কি না তারাই তদন্ত করে দেখি। আপনার নাম? আমার নাম সৌমিত্র সিन्हा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में महिला चिकित्सक द्वारा एक गर्भवती महिला को थप्पड़ जड़ने के बाद अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। गर्भवती महिला के परिवार वालों की तरफ से न्यू टाउनशिप थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हालांकि चिकित्सक का कहना है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में शनिवार की सुबह एक गर्भवती महिला को थप्पड़ मारने के आरोप में अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं परिवार वालों की तरफ से अस्पताल सुपर और न्यू टाउनशिप थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि महिला डॉक्टर गर्भवती महिला सुनीता शाह को बार बार सीजर करने के लिए दबाव डाल रही थी, मगर पीड़ित महिला का कहना था कि परिवार के लोग चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, इसलिए वो नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएगी। उसके बाद महिला चिकित्सक ने उन्हें चेकअप करने के दौरान फिर से मां और बच्चे को जान का खतरा बनाकर दबाव डालना चाहा, लेकिन सुनीता शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद महिला चिकित्सक को गुस्सा आ गया और उन्होंने
मरीज के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना को लेकर परिवार के लोग अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक काकसा कॉलोनी 2 नंबर निवासी सुनीता शाह को पहले पानागढ़ प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां से शुक्रवार उसे दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती होने के बाद दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल की एक महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला को सीजर के लिए बार बार दबाव डाल रही थी, मगर सुनीता शाह सीजर के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तभी महिला चिकित्सक ने चेकअप के दौरान उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना को लेकर अस्पताल परिसर में व्यापक उत्तेजना फैल गई। वहीं खबर मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। वहीं महिला चिकित्सक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस आरोप को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सीजर करने के लिए उन्होंने मरीज से कहा था, क्योंकि समय अधिक जा रहा था और कहीं न कहीं दोनों की जान को खतरा था। लेकिन ये थप्पड़ की बात सरासर गलत है। वे लोग बढ़ा चढ़ा कर इसे बता रहे हैं। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने शिकायत सुनी है, लेकिन अभी तक लिखित में शिकायत नहीं मिली है। घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो जांच कमेटी बनाकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। বলতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে, বলতে পারছি না, বাইরে জিজ্ঞেস করবো। আপনাকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, আমাকে মারধর মেরেছে গেল কে মেরেছে? ডাক্তার। কি নামটা? কি নাম আমি তো বলতে পারছি না। কেন মারলো কেন? বারবার চেকআপ হচ্ছে, সিজার করতে হচ্ছে, বাড়ি থেকে উনি বলছেন নর্মালে করতে। হ্যাঁ। ডেট ওভার হয়ে গেছে ওর জন্য। হুম। আর উনি বলছেন নর্মালি হবে। উনি ছুটি দিয়েছে, আমরা যাই না। কি মানে আরে দাঁড়ান না, কি করছেন কি? আমাকে মেরেছে। বারবার ওরা বলে, বারবার ওরা চেকআপ করছে, আমাকে নর্মালে বাড়িতে বলছে সিজার করতে হবে। এখানে নর্মালে হবে। ওর জন্য আমাকে মেরেছে। ডাক্তার মেরেছে? হ্যাঁ, ডাক্তার মেরেছে। ডাক্তার মেরেছে আপনাকে? মেয়ে তারপর হসপিটালের ভেতরে চেকআপ করতে গিয়ে। চেকআপ করতে গিয়ে কি রাগটা কিসে ডাক্তারে? রাতটা হচ্ছে আমাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে, আমরা যাইনি। বাড়ি থেকে বলেছে সিজারে হবে, তো এখানে বলছে নর্মালে হবে। ওর জন্য ডেট ওভার হয়ে গেছে। যে ভয়ে আপনারা যাচ্ছিলেন না যে কি হবে বাচ্চা, হ্যাঁ। সেটা প্রতিবাদ করাতে আপনাকে মারলো। মানে এখন কি চাইছেন আপনি? এখন বাড়ির লোক চাইছে না। আপনার নাম? সুনিতা সাহা। করেছি ভর্তি করার পরেই মানে উনি দেখলো, চেক আপ করলো, দেখে বলছে কি তোমাদের ছুটি। আমরা বলছি কি এখন আমাদের ছুটি বলছেন, আমরা এখন কি করে যাব, আমরা রাতটা থাকি। তারপর আমার ছেলেকে ডাকলো, বললো যে সিজার এখানে হবে না, ওর মানে নর্মালে চান্স আছে। তা আমরা বলছি কি যে ওর তো 40 সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, ওকে যদি সিজার করেন, বলছে ওর সিজার হবে না, এইখানে বংশই করো, মা বাচ্চা মরে গেলে আমাদের দায় নেই। এটা কে বলছে? ওই ডাক্তারবাবু বলছে। কি নাম তার? আমার মহিলা না কি নাম? কি ও ডাক্তার? কি যেন নাম হ্যাঁ, নিয়ে তারপর? জানি না। তারপর? তারপরে সেই আমি আবার আমার ছেলেকে ডাকতে এসছে, আমার বৌমাকে হুমকি দিচ্ছে, তোদের খুব রস হয়েছে না, মা বাচ্চা দুজনকে মেরে দেবো। কে বলছে এটা? ওই ডাক্তারবাবু বলছে মা বাচ্চা দুজনকে মেরে দেবো। তখন আমি গেলাম, ছেলে আর আমি গেলাম, আমার বৌমা হাউ হাউ করে কেঁদে দিচ্ছে, বলছে মা আমি এখানে থাকবো না, আমাকে মেরে দেবে। যে আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি মা বাচ্চা সুস্থ করে আমরা বাড়ি নেব। চিকিৎসকের শাস্তি চাইছেন? হ্যাঁ যে ডাক্তারবাবু বলেছেন আপনাদেরকে তার হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আবার মারলো কেন? মেরেছে? হ্যাঁ মেরেছে। এখন চেক আপ এলো তো, এসে নাম ডাকলো, নাম ডেকে মানে ওকে চেক আপ করতে নিয়ে গেছে, নিয়ে ওকে 2 গালে 2 থাবড় মেরেছে। তখনই আমি আমার ছেলেকে ডেকেছি। কে মেরেছে এটা? ওই ডাক্তারবাবু। নিয়ে তারপরে আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ডাক্তারের সাজা হোক। আপনার নাম? অনিমা সাহা। একটা সময় আমাদের পেশেন্টকে এখানে অ্যাডমিট করি এবং তারপরে সুনিতা ম্যাডাম 3:30 নাগাদ ওনাকে ছুটি দিয়ে দেয় যে এখন পেশেন্টের নর্মাল আছে, নিয়ে চলে যাও। কিন্তু আমার ওখানকার হেলথ সেন্টার বারবার করে বলছে যে 10-12 দিন পেরিয়ে গেছে, ইমিডিয়েট সিজারের দরকার আছে। যাই বলে আমাকে এখানে এসডি হসপিটালে পাঠিয়েছে। দিয়ে আমি কালকে রাতে সুপার সাহেবের সাথে দেখা করলাম, উনি বললেন যে না পেশেন্ট নিয়ে যান না, রাখেন, রাত্রিবেলা ম্যাডামের সাথে কথা বলবেন, তারপরে দরকার পড়লে সেরকমভাবে কালকে দেখা যাবে। কাল রাত্রি 9:30 নাগাদ ম্যাডাম ঢুকেছেন, ঢুকে পড়েই পেশেন্টের নাম ধরে ডেকে উল্টোপাল্টা উনি বলেছেন এবং বলেছেন আমি ডাক্তার না তুমি ডাক্তার, এক্ষুনি সই করো, এক্ষুনি সিজার করবো, মা মরবে না, ছেলে মরবে, দেখতে যাবো না, এসব কথা বলেছেন। যে আমাদেরকে এখন ফোন করলাম, আমরা রাত্রে 11টার সময় আবার এখানে এসে ঢুকলাম। আপনার কারোর সাথে দেখা হয়নি,
যদি আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম মৌখিকভাবে, তো সকালে সুপার সাহেবের জন্য ওয়েট করছিলাম। সেই মুহূর্তে উনি 10টা নাগাদ পেশেন্টের কাছে গেছেন, গিয়ে পরে পেশেন্টকে দেখেছেন, দেখার পরে এক্ষুনি সরকার এক্ষুনি সিজার করো, মা মারবে না, ছেলে মরবে দেখে লাভ নেই। আর তোমরা সুপারের কাছে যাচ্ছ, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমার সব দেখে কোনো লাভ নাই। এইসব উল্টাপাল্টা কথা বলেছে, বলার পরে বলছে না আপনার কাছে আমি সিজার করবো না। যখন বলছে আপনার কাছে আমি সিজার করবো না, তখন ঠাস ঠাস করে গালে দুচর মেরে দিয়েছে আমার বোনকে, যে যাকে আমি অ্যাডমিট করেছি পেশেন্ট ডেলিভারি, দুচর মেরে দিয়েছে। মারার পরে ওই পেশেন্ট ওখান থেকে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে। আসার পরে আমি সুপার সাহেবের কাছে বসাই এবং সুপার সাহেব রীতিমতো ডাক্তারবাবুকে ডাকলেন। ডাকার পরে সব কথাই হলো। তখন সুপার সাহেব বুঝতে পারলেন যে ডাক্তারবাবু পেশেন্টকে মেরেছেন এবং ওনারা ভয় পেয়েছেন যে পেশেন্ট এখানে আর রাখবেন না, এই ডাক্তার দিয়ে ট্রিটমেন্ট করাবেন না। তো এখন সুপার সাহেবের সাথে যেটুকু আমাদের কথা হলো, কি দাবি আপনাদের? মানে আমাদের দাবি হচ্ছে পেশেন্ট রেখে সুস্থ করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া। পেশেন্ট রেখে সুস্থ করে নিয়ে যাওয়া, চিকিৎসকের শাস্তি চিকিৎসা করে যাতে সুস্থ হয়। চিকিৎসকের শাস্তি চাইছে। আর আমরা চাইছি চিকিৎসকের শাস্তি হোক, যে চিকিৎসক ডেলিভারি পেশেন্টকে হাত দিচ্ছে তার শাস্তি হোক। এবং তার জন্য অভিযোগ আমরা একটু পরেই সুপার সাহেবকে দিচ্ছি এবং আইনানুগ যেখানে যা পাঠাবো। কি নাম? আমার নাম সুব্রত চক্রবর্তী, কোথা থেকে এসছেন? পানাগড় বাজার থেকে। কি নাম আপনার? সুব্রত চক্রবর্তী। একটা কমপ্লেন আসছে, কানে শুনছি, পেশেন্ট পার্টি এসে বলে গেল। তা সেই যে ঘটনাটা কী ঘটনা আমিও ঠিক জানি না ব্যাপারটা। তো এখন আমি যদি এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে, তো আমি একটা এনকোয়ারি কমিটি করবো। এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয় অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी में लगे ट्रांसफार्मर में हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बछड़े की मौत हो गई। दुकानदारों ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए बोरो प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की गुजारिश की है। रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी जेएल नेहरू रोड पर स्थित ट्रांसफार्मर से हुई शॉर्ट सर्किट में एक बछड़े की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों में रोष देखा जा रहा है। एक दुकानदार अमित सराफ का कहना है कि आए दिन यहाँ शॉर्ट सर्किट का डर बना रहता है। एक बार पहले भी शॉर्ट सर्किट की वजह से गाय की मौत हो चुकी है और दोबारा एक बछड़े की जान चली गई। उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे डस्टबिन बना हुआ है, जिसमें लोग अपने कचरे को फेंकते हैं और इन्हीं में खाने की तलाश में पहुंच रहे जानवर मौत के शिकार होते हैं। ट्रांसफार्मर के ठीक नीचे डस्टबिन को उन्होंने सरासर गलत करार दिया है। उनका कहना है कि इस तरह से ट्रांसफार्मर के नीचे डस्टबिन लगाना जानवरों पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जानवरों के पास मनुष्य जैसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है और वे आसानी से काल के गाल में समा जाते हैं। हालांकि जिस जगह पर ट्रांसफार्मर है वहां लोगों के सिर पर भी मौत का खतरा मंडराता रहता है और आज सुबह से लगातार हो रही बारिश शॉर्ट सर्किट की घटना को बढ़ावा दे रही है। स्थानीय दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले इस ट्रांसफार्मर में पावर कट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन पहली बार हुई गाय की मौत के बाद इस सुविधा को यहाँ उपलब्ध करवाया गया। लेकिन जब तक डस्टबिन को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक जानवर ऐसे ही मरते रहेंगे। दुकानदारों ने बोरो अधिकारी से मांग की है कि जल्द इस समस्या का समाधान करें। जो अर्थिंग के वजह से वो बच्चा नीचे गिरा और उसी वजह में 5 मिनट के अंदर में वो मर गया बच्चा। तो उस मूवमेंट में हाँ, तो उस टाइम तो हो ही सकता था। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? यहाँ पुल का कंडीशन कैसा है, क्या है नहीं है? यहाँ पहला नंबर 1 में कूड़ा उसको फेंकने के लिए मना करना चाहिए आदमी को। प्लस वहाँ पे जो है अगर है अर्थिंग उस जगह पे उसको वहाँ से कम 5 इंची का दीवार दिलवा देना चाहिए। घेरा होना चाहिए। घेरा होना चाहिए। इस जगह क्या नाम हुआ? ये मड़वारी पट्टी हुआ। आपका नाम? दिलीप कुमार राम हुआ। एक्चुअल में समस्या जो यहाँ का जो मेन भूत जो समस्या है, एक्चुअल में ट्रांसफार्मर यहाँ बैठा हुआ है और इसी के नीचे में म्यूनसिपलिटी की तरफ से हो या अनऑथराइज ये कूड़ादान बना हुआ है, तो डस्टबिन बना हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे में है। इसके कारण हेवी अर्थिंग किया हुआ होगा, जो भी हो रीजन, गाय का हो या कोई भी जानवर। यहाँ आदमी, अगर आदमी भी पार होता है उधर से कुछ फेंकना होता है उसको रिक्स है ही, मगर उसके ज़्यादा क्या जानवर लोग जो है, जहाँ भी डस्टबिन रहता है जानवर आपको सब समय वहाँ रहेगा, कुछ ना कुछ डस्टबिन में खाने आता है। उसी समय कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ रकम का होने से सब समय जानवर का लाइफ पे रिक्स बना हुआ है। आदमी के लाइफ पे भी रिक्स है, मगर आदमी थोड़ा सावधान रहता है। इलेक्ट्रिक पोल जो यहाँ पे है क्या कंडीशन में है? ये कंडीशन तो मोटा मोटी ओपन कंडीशन है, कुछ ज़्यादा। फिर भी लास्ट टाइम से जब एक बार गाय मरा था उसके बाद से कटआउट वगैरह, पहले तो कटआउट भी नहीं था, अब उसके बाद से जब एक बार गाय मरने के बाद से म्यूनसिपलिटी ने, इलेक्ट्रिक सप्लाई ने चेष्टा करके इसमें कटआउट वगैरह लगाया है, तो अभी उतना ओपन नहीं है, मगर फिर भी जानवर लोग का
और ये कूड़ादान कभी भी हमारे नज़र में कूड़ादान इलेक्ट्रिक के नीचे नहीं होना चाहिए। ये सबसे गलत जगह है, तो प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये जो बछड़ा गाय का मतलब बछड़ा जो डेथ किया, ये मतलब शॉर्ट सर्किट होने से डेथ हुआ? तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से वो तो हम वहाँ काफ़ी जनों ने वीडियो भी बनाया हो सकता है। अच्छा, कुछ ये तो सब समय का ही खतरा है, क्यों? मगर इलेक्ट्रिक सप्लाई अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हो या पब्लिक का अवेयरनेस होने के बाद भी वो लोग करना नहीं चाहता है, ये प्रॉब्लम तो सब समय का ही है। इस जगह का क्या नाम हुआ? ये हुआ मारवाड़ी पट्टी, JL नेहरू रोड। आपका नाम? अमिताभ सराफ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में स्कूल खुलने से पहले हाथ धोने की मशीन और सैनिटाइजर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन दुर्गापुर पूर्व विधायक प्रदीप मजूमदार ने किया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद 16 नवंबर राज्य भर में सभी स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में स्कूल खुलने के पहले ही कोरोना महामारी को देखते हुए स्कूल गेट के अंदर ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर मशीन बैठाया गया है, जहां बच्चे उस स्कूल में प्रवेश करने के पहले ही हैंड वॉश कर सैनिटाइजर करने के बाद ही क्लासरूम में जाएंगे। इस मशीन का उद्घाटन शनिवार की सुबह पूर्व विधायक प्रदीप मजूमदार ने फीता काट कर किया। इस दौरान इलाके के पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, इलाके के पार्षद और स्कूल के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। इस दौरान प्रदीप मजूमदार ने कहा कि नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में सरकार के निर्देश के तहत ही स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों के लिए हैंड वॉश के साथ सैनिटाइजर मशीन बैठाई गई है, जो काफी सराहनीय है। इसके अलावा स्कूल के अंदर ही बहुत सुंदर ढंग से कोरोना नियम को मानते हुए देखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल परिसर को भी काफी सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। स्कूल में काफी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर कलीम उल हक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और हमारे मुख्यमंत्री भी उन्हें सम्मानित की है, जो काफी सराहनीय है। आने वाले दिनों में स्कूल और भी तरक्की करेगा। प्रदीप मजूमदार ने कहा कि हमें विश्वास है कि स्कूल में बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमसे जो भी सहायता बन पड़ेगी, हम सभी उसे पूरा करेंगे। डॉक्टर कलीम उल हक ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश के साथ ही स्कूल खोले जा रहे हैं। এই যে দায়িত্ববোধ, এটা আমাকে অভিভূত করে। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সব থেকে উৎকর্ষতার স্বীকৃতি এই স্কুল পেয়েছে। আপনারা জানেন যে 4200 ছাত্র সংখ্যা নিয়ে এই স্কুল তার এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালাচ্ছেন। এবং সব থেকে যেটা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে, যে আমরা সবাই শুনেছি, আপনারা আরও ভালো জানবেন, যে সমাজের অপেক্ষাকৃত যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের ছাত্র সন্তান সন্তাদি এইখানে খুব সানন্দে শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের থেকে খুব ভালো ভালো মেধা যাদের আছে তারা উৎকর্ষতা লাভ করে। অতএব এই বিদ্যালয়ের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। আর তারা অধ্যয়ন করে, তারা প্রথম থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে যে কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাদের শিক্ষালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এটা খুব ভালো লাগছে আমার। এটা নিদর্শন হোক, অন্য বিদ্যালয়েও যদি চেষ্টা করে এর অনুকরণ করতে, আমার মনে হয় আগামী 16 নভেম্বর থেকে আমাদের রাজ্য সরকার নির্দেশানুসার স্কুল খুলতে চলেছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী ছেলে মেয়ে স্কুলে আসে পড়াশোনা হবে। যেহেতু করোনা এখন পর্যন্ত শেষ হয় না, অনেক বিধি আছে তাকে মেনে চলতে হবে। তার মধ্যে যে প্রথম আছে আমাদেরকে যে আজকে উদ্বোধন হবে, হ্যান্ড ওয়াশিং সেন্টার করা হয়েছে, যেখানে অ্যাজ পার কোভিড নর্মস আছে। ওখানে হাত থেকে কিছু জিনিস টাচ করা কোনো ইয়ে নেই। পা থেকে পুশ করলে হ্যান্ড ওয়াশ বেরোবে, তারপরে জল বেরোবে, আর তার পাশাপাশি হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন করে তারপরে ক্লাসে যাবে। এটা আমরা নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলে এটা প্রথম করেছি। আমার জানা নেই যে আরও এটা হয়েছে না, আরও কোনো হয় না। এটা আমি নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলে প্রথম করলাম। স্কুলের উদ্যোগে পুরো ব্যাপারটা, হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করেছি স্কুলের মাধ্যমে হয়েছে। কত ছাত্রছাত্রী আছে এখানে? আমাদের প্রায় 4200 ছাত্রছাত্রী আছে। এখন তো সব ছাত্রছাত্রী আসবেন, এখন তো কিছু 9 থেকে 12 আসবে। আমরা অলরেডি গার্জেন সঙ্গে মিট করেছি, কথা বলেছি, ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছে, ফিজিক্যাল মিটিংও হয়েছে।
আমরা গার্জেনকে আশ্বাসন দিয়েছি কোনোভাবে কোনো সমস্যা হবে না। সব নিয়ম মেনেই হবে। ইয়েস, আমরা 100% যে কোভিড নিয়ম তাকে মেনে আমরা স্কুল চালাবো। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुल्टी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बीसीसीएल के दामागोड़िया ओसीपी बडीरा इलाके से 16 टन अवैध कोयले के साथ 5 तस्करों को धर दबोचा गया है। इसके साथ ही 10 साइकिल भी जब्त कर ली गई है। अवैध कोयले पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर कोयला तस्करी कांड से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोयले की तस्करी रुक नहीं रही है, जिससे पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह कुल्टी थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बीसीसीएल के दामागोड़िया ओपन कास्ट माइंस के बडीरा इलाके से 16 टन अवैध कोयला सहित अवैध कोयला लदे 10 साइकिल को जब्त करने के साथ ही 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इन आरोपियों को कोर्ट में चालान कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के इंदपुर थाना अंतर्गत बिजराजपुर स्थित धान सातड़ा ग्राम में विषाक्त भोजन खाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बीमार हो गए। घटना की खबर मिलते ही तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात किए। बांकुड़ा के इंदपुर थाना अंतर्गत बिजराजपुर अंचल के धान सातड़ा ग्राम में खाना खाकर अस्वस्थ हुए घर के 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई है। मृतकों की शिनाख्त अशोक बसु, किया बसु के रूप में हुई है। वहीं अस्वस्थ हुए लोगों में दंपत्ति का बेटा जितेन बसु और विवाहिता बेटी चंपा सरकार है, जो कि काली पूजा के उपलक्ष्य में मायके आई थी। जितेन का इलाज बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जबकि चंपा को इंदपुर अस्पताल से ही प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। घटना के अनुसार बसु परिवार के 4 सदस्यों ने बृहस्पतिवार को खाना खाया था, जिसके दूसरे दिन ही सभी को उल्टी, लूज मोशन की शिकायत शुरू हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद सभी को पहले इंदपुर ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चंपा को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया और बाकी तीनों को बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। शुक्रवार की रात ही दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो नमूना संग्रह किया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। जिला पुलिस के अनुसार अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। इधर तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल अस्पताल पहुंचे और यहां मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित घाघरबुड़ी के पास 2 ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी साफ देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे 2 के काली पहाड़ी मोड़ से कल्ला मोड़ तक का क्षेत्र दुर्घटना जोन में बदल चुका है। इस क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कम से कम महीने में एक बार तो दुर्घटना होना स्वाभाविक हो चला है। इससे आसनसोल दक्षिण थाना ट्रैफिक व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। शनिवार की सुबह एक बार फिर आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर घाघरबुड़ी मंदिर के पास 2 ऑटो आपस में टकरा गई, जिसमें एक ऑटो सड़क पर पलट गई और पलटने के बाद वो ऑटो पीछे से आ रही ट्रक की चपेट में आ गई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें भर्ती कर इलाज चल रही है। वहीं 2 व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा कर छोड़ दिया गया है। मृतक की पहचान कल्ला निवासी ऑटो चालक इंद्रजीत दत्ता और एक यात्री उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला निवासी 30 वर्षीय नीलेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जबकि जामुड़िया उत्तर ब्लॉक कोलियरी निवासी दीपक साव, अमन साव और बांकुड़ा निवासी देवाशीष गोस्वामी को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं बागबंदी इलाके का निवासी दिवाकर मंडल और दूसरे ऑटो चालक सोनू प्रसाद को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि जौनपुर से नीलेश कुमार गुप्ता और बांकुड़ा से देवाशीष गोस्वामी जामुड़िया उत्तर ब्लॉक कोलियरी निवासी राम प्रसाद साव के घर छठ पूजा के अवसर पर आए थे। देवाशीष गोस्वामी राम प्रसाद साव के बेटे दीपक साव का दोस्त है, जबकि नीलेश राम प्रसाद साव का रिश्तेदार था।
शनिवार की सुबह घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए रामप्रसाद साव के बेटे दीपक साव, उसके भाई का बेटा अमन साव, नीलेश गुप्ता और देवाशीष गोस्वामी बस पकड़कर काली पहाड़ी मोड़ आए थे। घाघरबुड़ी मंदिर से एक ऑटो आ रही थी और इसी दौरान इन लोगों की ऑटो से उस ऑटो की टक्कर हो गई, जिसके कारण चारों लोगों की ऑटो रोड पर पलट गई, जो पीछे से आ रही एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके कारण ऑटो चालक समेत चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी ऑटो चालक और एक यात्री को मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं ट्रक और क्षतिग्रस्त ऑटो को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ रोष बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वाहनों से पैसे वसूलने के चक्कर में लगे रहती है, जिससे बड़े वाहन लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और यहां अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। इतनी दुर्घटना होने के बावजूद भी इस मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब दुर्घटना होती है तो 2-4 दिन तक मुस्तैदी दिखती है, इसके बाद फिर से वो पैसा वसूली करने में लग जाती है। इनकी लापरवाही अक्सर ही यहाँ देखी जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आज की दुर्घटना भी इनकी लापरवाही का ही नतीजा है। इतनी दुर्घटना होने के बावजूद यहाँ के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे लापरवाह ट्रैफिक कर्मियों को निलंबित कर देना चाहिए और उनकी जगह पर किसी अच्छे ट्रैफिक अधिकारी और कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विजया मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत को लेकर नेताओं ने कर्मियों को कमर कसने की हिदायत दी। तृणमूल कांग्रेस आने वाले नगर निगम चुनाव और संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को कमर कसने की हिदायत दे चुकी है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचालन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टीएमसी नेता अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां जिला टीएमसी के तमाम बड़े नेता और जिला से ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक पदों पर आसीन पदाधिकारी उपस्थित रहे। विजय सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधान उपाध्याय, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, दुर्गापुर विधायक प्रदीप मजूमदार, पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, वरिष्ठ टीएमसी नेता विश्वनाथ पड़ियाल, आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के टीएमसी संयोजक वी शिवदासन दासू, अशोक रुद्रा, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू, मानस दास, मीर हाशिम, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल महिला कांग्रेस अध्यक्ष मिन्नती हाजरा, पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कौशिक मंडल उपस्थित थे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों ने पेश किया। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर को सबके सामने पेश किया गया। मौके पर सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी ने अपने संक्षिप्त बयान में टीएमसी के कटाक्ष करते हुए कहा, সেই অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং দলের অনেক কর্মী আজকের এই সভার সভাপতি, দলের জেলা সভাপতি এবং সম্মানীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, আমাদের কঠিন পরীক্ষা আলাদা উত্তীর্ণ হতে হবে। যে কর্পোরেশনের ভোট, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, আবার লোকসভার ভোট 2024 মাথায় রেখে সংরক্ষিত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আগামী দিনে বাংলার নীতি বিজয়ের পর যে মিষ্টি মুখ করে যাওয়া, তার শুধু মিষ্টি খাওয়া আর কোলাকুলি করা নয়। বিজয়া সম্মেলন মানে পুজো হলো, মা কালীর পুজো হলো, ছট উৎসব হলো, এবারে মাঠে নামতে হবে, তার ওয়ার্নিং বেল বাজিয়ে দেওয়া। তো বৌদি অনিন্দিতা বৌদি এইমাত্র বক্তব্য রেখে গেলেন, তার সূত্র কারণ এখানে যেহেতু বিজয়া সম্মেলন এবং আমার আগে সবাই বক্তব্য দিয়েছে,
আজকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের যারা উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সমস্ত মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টদের বলছি অভিনন্দন। আমাদের জেলা পরিষদের যারা আছে সভাপতি পরিষদের সমস্ত মেম্বাররা আছে তাদের ধন্যবাদ। আমাদের যতগুলো উইংস আছে ছাত্র, যুব, মহিলা, এসসি, এসটি, সংখ্যালঘু, শিক্ষক সমস্ত উইংসকে আমার ধন্যবাদ। এই দায়িত্বগুলো সাকসেস করার জন্য এই না বলবে চলবে না। আমরা একটা নেতৃত্বের মধ্যে আজকে প্রচুর নেতৃত্ব নিয়ে বসে আছি, আপনার মধ্যে প্রচুর নেতৃত্ব বসে আছে। আপনারা বুঝবে না যে স্টেজে বসে আছে ও নেতা আর আপনারা নেতা নেই, আপনারা বুঝতে যাবেন না। আপনার থেকে বড় কোই নেতা নেই। যে তৃণমূল কংগ্রেস আগে দাঁড়িয়েছে আপনার জন্য, যে ইলেকশন আমরা জিতে এসেছে আপনার জন্য, নেতার জন্য ইলেকশন জিতে আসিনি, নেতা নিজের স্বার্থ। আমরা বিধানসভা ইলেকশন কিছু বিধানসভাতে আমরা হারিয়ে গেছি জেলার মধ্যে, যে হারকে আমরা স্বীকার করছি। আর স্বীকার করে আমাকে মাঠে নামতে হবে, সবাইকে মাঠে নামতে হবে। আর যে ওয়ার্ড আমরা জিততে পারিনি ও ওয়ার্ডকে জিতাবার জন্য দরকার আছে, আর যে ওয়ার্ড জিতেছিল ওয়ার্ডকে ধরে রাখতে হবে। এই জন্য সবাইকে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে, ডিফারেন্সে যাবে না। আর যে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়েন্টে যে বিভাগ, তো বিধানের সঙ্গে সকালে একটা কথা হয়েছিল, কারোর মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি না হোক। যে বিধানসভা থেকে বিধান নিজেই বলেছি, যে বিধানসভা থেকে जाके ज्वाइन कराओ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविंद्रनगर यूनियन समिति और सिटी केबल की तरफ से समिति प्रांगण में 3 दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 500 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে সারা পশ্চিম বাংলায় এই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে বিগত 9 বছর যাবৎ আমাদের এই সিটি কেবল নেটওয়ার্ক যেভাবে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, ঝাড়খণ্ড জুড়ে যেভাবে তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তারা থেকে সমস্ত জিনিসকে সফল করে তোলেন, সেভাবেই আজকে মাস ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে রেখেছেন। সেই সিটি কেবল নেটওয়ার্ক এমন একটি সংগঠন, যে সংগঠন বন্যার তারে, যে সংগঠন কোভিড-19-এর সময় প্রত্যেককে আহারের ব্যবস্থা করা, যে সংগঠন অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া, যে সংগঠন এত সুন্দরভাবে সবাইকে নিয়ে একটা মিলিত প্রচেষ্টায় এই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে রক্তের যাতে অভাব না হয় আসানসোল সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে, তার পরিপূর্ণ করাতে আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উৎসবের এই মরশুমে কি হয়, প্রতি বছরই রক্তের একটা ঘাটতি হয়। এবছরও সেটাই হয়েছে। ফলে আমাদের সরকারি যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, সেখানকার ব্লাড ব্যাঙ্কে একটা বিশাল ঘাটতি চলছিল। সরকার তরফেও সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে যে রক্তদান মানে রক্তের যোগান দিতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এবং যুগ্মভাবে রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি আমরা আজকে একটা রক্তদান শিবির করেছি, যেটা 3 দিনব্যাপী চলবে, আজ কাল পরশু। আমাদের ইচ্ছে আছে 500 বোতলের মতন এই 3 দিনে আমরা ব্লাড কালেকশন করে দেব, এবং সেই মতো সকালবেলা থেকেই ডোনার আসছে, ব্লাড দেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করি ওয়েদার একটু খারাপ আছে, কিন্তু আশা করি যে আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছাতে পারবো। এবং সবাইকে, বিশেষ করে যারা রক্তদাতা, তাদের ধন্যবাদ যে তারা এই বৃষ্টি বাদলের দিনেও এসে ব্লাড দিচ্ছেন। আর প্রত্যেকের মানে সুস্থতা কামনা করি, কেননা করোনার এই দিনে মানুষের এই ভিড় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসাটা খুব
মানে উৎসাহব্যঞ্জক। ঠিক আছে। रानीगंज के अशोक पल्ली सार्वजनिक जगधात्री पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का उद्घाटन एमएलए तापस बनर्जी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। यहाँ लाइटिंग की सजावट पंडाल की खूबसूरती बढ़ा रही है। अशोक पल्ली सार्वजनिक जगधात्री पूजा कमेटी इस साल पहली बार पूजा संपन्न करवा रही है। विगत शुक्रवार शाम रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के हाथों फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर पूजा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, डॉक्टर एएस माझी उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खूंटी पूजा के समय ही अशोक पल्ली सार्वजनिक जगधात्री पूजा कमेटी के सचिव आलोक बसु ने कहा था कि 4 लाख की लागत से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लाइटिंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। लाइटिंग के लिए दुर्गापुर से ही कारीगर को बुलाया गया था, जिन्होंने लाइटिंग की इतनी सुंदर व्यवस्था की और पूजा पंडाल में 4 चांद लगा दिया। पूजा पंडाल का पट शुक्रवार से ही दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। लोग आज भी मां के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष आलोक बोस, सचिव सुशांत दत्त, ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद दास, सदस्य के तौर पर सुप्रियो राणा, कार्तिक मंडल, विजयशील, अल्पना सरकार, अनिमा शील उपस्थित रही। তাতে মানুষ যদি তার মধ্যে কিছু খামতিও থাকে তা সে সেই খামতিটাকে কাটিয়ে কিভাবে উপরে উঠতে পারে তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি এই পদে এই পোস্টে যারা আজ পর্যন্ত এসেছেন তারা সাধারণত কি হয়, আমরা যারা এমএলএ এমপি বা এই ধরনের পোস্টে যারা প্রশাসক পোস্টে এসেছেন তাদের সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব থাকে। আমরা সবসময় ভাবি যে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো কিনা, তাদের সঙ্গে আমার যে অসুবিধাটা আছে সেটা বলতে পারবো কিনা, এরকম ভেবেই একদিন আমি অমরনাথ দাকে জাস্ট আমি এই কথাটা বললাম। মানুষ খুব কম দেখেছি এত সাদাসিধে, তবে কৃতজ্ঞ ওনাদের কাছে। আমি শুধু এইটুকুই ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেব যে ঠাকুর এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে তুমি সুখী রেখো, শান্তিতে রেখো, তারা যেন আগামী দিনগুলো সুন্দরভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে এবং সফলতার মধ্যেখানে তাদের যেমন জীবন অতিবাহিত করতে পারে। মানুষের জীবনে সাফল্য যদি না আসে, মানুষ কখনো কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যদি প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে সুন্দর সমাজ হবে না। যে সমাজের কথা বারবার অভিভাবকরা চিন্তা করে তাদের পরের প্রজন্মের জন্য, ঠাকুর তাদের পরের প্রজন্মের হাতে তুমি সুন্দর সমাজ তৈরির ভার দিয়ে দাও এবং তাদের সুন্দর করো, যেন আমরা হাসি মুখে তাদের মুখ দেখে আমরা যেন আগামী দিনগুলো আরও ভালোভাবে পেট করতে পারি। এই কটি কথা বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে, সকলকে ভালো থাকার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য। এটাই কিন্তু আসল দুর্গা পুজো। আমরা জগদ্ধাত্রী পুজো করি, এরও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী হয়, কিন্তু আমরা 2 দিন করি। আমরা যে দুর্গা পুজোটা প্রচলিত দুর্গা পুজো সেটা কিন্তু জানবেন অকাল বোধন। আমরা বলি না অকাল বোধন, ওরা হয়তো ভুলে গেছি আজকাল। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য এবং রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে হওয়ার জন্য ওই দুর্গা পুজোটা করেছিল। আমাদের ভারতবর্ষে ওই রামচন্দ্রের পুজোটাই বহুল প্রচারিত দুর্গা পুজো হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তার আগে মা এসেছিলেন রসুল বধ করতে। পরবর্তীকালে আবার রামের যখন পুজো শুরু হলো, তখন আমরা পৌরাণিকভাবে সেই পুজো থেকে দুর্গা পুজো হিসেবে গ্রহণ করে সেইটা জনমানুষে প্রচার হলো। তখন মা অসুর বধ করতে এসেছিলেন। মা বারবার অসুর বধ করতে আসেন, কখনো দুর্গা রূপে, কখনো কালী রূপে। মা দুর্গাই পরবর্তীকালে কালী হয়ে সিংহ নিশুম্ভকে বধ করতে এসেছিলেন। প্রথমে দুর্গা রূপে অসুর বধ করেছিলেন, পরে সিংহ নিশুম্ভ বধ করেছিলেন। সেই মা জগদ্ধাত্রী, সেই মা চণ্ডী, মায়ের বিভিন্ন রূপ, সব রূপেই দেখবেন তিনি নরসিংহের মূর্তি নিয়ে আছেন। তিনি অসুরকে বধ করছেন, অসুর মানে আসরিক প্রবৃত্তিকে বধ করতে আসছেন। তো সেই আসরিক প্রবৃত্তিকে বধ করার জন্য আমরা আজকে মায়ের আরাধনায় ভর্তি হয়েছি। দুর্গা পুজোয় যেভাবে ভর্তি হয়েছিলাম, কালী পুজোয় যেভাবে ভর্তি হয়েছিলাম, সেই একইভাবে আমরা আমাদের যে আসরিক প্রবৃত্তি, সেই আসরিক প্রবৃত্তিকে বধ করার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি। আর সামাজিক ব্যাখ্যা, প্রত্যেক পুজো মানেই মিলন। আমাদের প্রত্যেক পুজো মানেই দেখবেন একটা মিলনের ব্যাপার থাকে। যে যত মিলন হয় সেই সমাজ সমৃদ্ধ হয়, আর মানুষ মানুষ থেকে যত দূরে চলে যায় সেই সমাজ কিন্তু সমৃদ্ধ হয় না, সেই সমাজে অশান্তি হয়, সেই সমাজে গৌরব দেখা থাকে। তাই সর্বোপরি আমাদের প্রত্যেকটা পুজো বলুন, অনুষ্ঠান বলুন, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়ার কথা বলা আছে। যে পরবর্তীকালে বিষয়তেও সেই মিলনের কথা বলা মিলিত হতে পারি, যাতে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি, আমাদের সমাজ সমৃদ্ধ হতে পারে। এইটুকু বলে
আজকে এই জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সব তাত্ত্বিক বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আছেন। আমি শুধু করোনা ওয়ারিয়র বলবো না, করোনা ওয়ারিয়র বললে আমি মনে করি ছোট করা হয়। ডাক্তারবাবু রানীগঞ্জের জন্য সবসময় ওয়ারিয়র আছেন। সামনে বসে আছেন আমার বালাজিদা, সবসময় উৎসব আমরা শরৎ উৎসব নামে জানি, অর্থাৎ শরৎ শুরুতে আমাদের শিউলি ফুল ফোটার সাথে সাথে উৎসব শুরু হয়ে যায় আর একের পর এক চলতে থাকে। আমরা দুর্গা পূজা থেকে শুরু করলাম, কালী পুজো, গতকালকে এই বাংলা যেভাবে ছটের উৎসব হলো, এই রকম বিহারও আর হচ্ছে না। গোটা বাংলা জুড়ে যেভাবে ছট ঘাট সাজানো হয়েছিল, বিহারও এইরকমে বিহারেরও হচ্ছে না। আজকে আমরা জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন করছি, কাল থেকে মায়ের পুজো আরম্ভ হয়ে যাবে। এই সব উৎসবের মানে একটাই কি, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের কথা বললেন দাদা, আমরা সুখে শান্তি থাকি, আমাদের দেশের বার্তা সম্পূর্ণ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एबीसीडी क्लब की तरफ से पिछले 42 सालों से जगधात्री पूजा की जा रही है। इस साल भी क्लब के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है। पिछले 42 सालों से एबीसीडी क्लब द्वारा जगधात्री पूजा की जा रही है। बंगाल की धरती ऐसे भी देवी की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल में देवी की आराधना सबसे ज्यादा होती है। माँ दुर्गा, माँ काली के साथ ही माँ जगधात्री की पूजा भी अब शुरू हो चुकी है, जिसकी धूम देखी जा रही है। एबीसीडी क्लब की तरफ से शनिवार सप्तमी, अष्टमी, नवमी की पूजा कर दी गई है और आगामी कल यानी रविवार दसवीं की पूजा संपन्न होगी और इसके बाद सोमवार को एकादशी की पूजा की जाएगी और माँ को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाएगा। क्लब के सचिव सजल रक्षित का कहना है कि हमारी इस पूजा को प्रशासन और बोरो की तरफ से सहायता की गई है, जिससे हम ये पूजा बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कर पा रहे हैं। माँ जगधात्री देवी दुर्गा का ही रूप मानी जाती है। कहते हैं इस त्योहार की शुरुआत रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी ने रामकृष्ण मिशन में की थी। वे भगवान के पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखती थी। इसकी शुरुआत के बाद इस त्योहार को दुनिया के हर कोने में मौजूद रामकृष्ण मिशन के सेंटर में मनाया जाने लगा। इस त्योहार को माँ दुर्गा के पुनर्जन्म की खुशी में मनाया जाता है। माना जाता है कि देवी पृथ्वी पर बुराई को नष्ट करने और अपने भक्तों को सुख शांति देने आई थी। ओम रिद्धि भवन्तुनि ब्रवन्तु ओम रिद्धकाम ओम रिद्धकाम ओम रिद्धकाम ओम षष्ठीन इंद्र विद्यसभा षष्ठीन पुरुषा विश्ववेदा षष्ठीन प्रार्थ हरिष्ठ। আমাদের এবছর 42তম পুজো, আমাদের এলসিডি ক্লাবের পরিচালনায় পুজো হয়। এটা আমরা 42 বছর ধরে করে আসছি এবং আগে বড়রা করতো, আজকে আমরা দায়িত্ব নিয়ে করছি এবং আগামী দিনও করার ইচ্ছা আছে। রানীগঞ্জে এইটা প্রথম পুজো ছিল, তারপর গত কয়েক বছর স্কুল পাড়ায় একটা পুজো হয়েছে। এই বছর আমাদের এখানে রানীগঞ্জে বড় করে আরেকটা পুজো হয়েছে, যেটা অশোক পল্লীতে। খুব ভালো লাগছে যে রানীগঞ্জে আরও জগদ্ধাত্রী পুজো বাড়ছে এবং এইভাবে আগামী দিন আরও পুজো হোক, আরও সুন্দর করে হোক, যাতে মানুষ চন্দ্রনগর যাতায়াত পথে একবার রানীগঞ্জের কথা মনে করে। আচ্ছা, লাইট গেট এবং লাইটের কি ব্যবস্থা আছে এবারে বিশেষ কি দেখতে পাওয়া যায়? আমাদের লাইটের গেটে কিছু ডিসপ্লে বোর্ড করা আছে, সেটা আমাদের এই আজকের থেকে জ্বলবে। বড় গেট কটা লাগিয়েছেন? বড় গেট দুটো আছে এবং গলিতে টুনিশ সেট করা আছে এবং ফুলের কাজ করা আছে এবং প্রতিমা আমাদের ঈশ্বর পাল করেছে। আচ্ছা, পুজো প্রক্রিয়া যদি আমাদের একটু জানান, মানে কিভাবে পুজো চালু হচ্ছে, মানে আজকে মানে নবমীর থেকে অ্যাকচুয়াল শুরু, কিন্তু আজকে যেহেতু দশমী ঢুকে যাচ্ছে
সেহেতু আমরা আজকে সপ্তমী অষ্টমী নবমী সকাল 7টার থেকে শুরু করে দিয়েছি। একদিনে তিনটে পুজো। এবারে আমাদের অষ্টমীর পুজো শেষের পর নবমী পুজো করে আজকে সমস্ত হবে, কালকে আমরা দশমী পুজো করবো। যেহেতু দশমী আজকে পড়ে যাচ্ছে তবু আমরা কালকেই পুজোটা করবো। আচ্ছা, মায়ের ভোগ যেটা খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয় প্রতি বছর, এবারে সেটা কি ব্যবস্থা করবো? কয়েক বছর ধরেই করে আসছি, কিন্তু এই বছর গত বছর আমরা ভোগ করে সবাইকে বসিয়ে খাওয়াইনি, কারণ করোনা পরিস্থিতিতে সেই পরিস্থিতি হয়নি বলে আমরা সবাইকে হাতে হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। এবছর আমাদের ইচ্ছা আছে ভোগ করার, আর ওইভাবেই আমরা পরিবেশন করতে চাইছি। আচ্ছা, কি বাজেট আছে আপনাদের? আমাদের বাজেট 50 থেকে 60,000। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম সঞ্জয় রক্ষী, ইউনিভার্সিটি ক্লাব सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत टैगर मेमोरियल हॉल में गुरुवार शाम इनमोशा की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोयला उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर चर्चा हुई। ईसीएल के कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत टैगर मेमोरियल हॉल में गुरुवार शाम इंडियन नेशनल माइंस ऑफिशियल एंड सुपरवाइजर स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईसीएल के कोयला शिल्प को किस तरह से बचाया जाए, कोयला उत्खनन बढ़ाने और मुनाफा कमाने को लेकर आलोचना हुई। सभा में कुनस्तुड़िया एरिया के 7 कोलियरी और 2 एसीपी के एजेंट मैनेजर सहित खनिज विशेषज्ञ विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सिर्फ एक ही मांग रखी गई कि जिस प्रक्रिया से ईसीएल के कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, उस प्रक्रिया को उन्नति कर कोयला उत्खनन और ज्यादा किया जा सके। कुनस्तुड़िया एरिया के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 साल से ईसीएल पहली बार में 1 करोड़ और दूसरी बार में 500 करोड़ के नुकसान का सामना कर चुकी है। कुनस्तुड़िया एरिया कोलियरी में कोयला उत्खनन परिमाण काफी कम हो चुका है। पिछले 6 महीने में 193 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन सभी विषयों पर इनमोसा के साधारण सचिव पूर्णानंद मिश्रा ने कहा कि उनके संगठन के सभी सदस्य कोयला उत्खनन से और भी ज्यादा मुनाफा अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कोरोना काल में श्रमिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। गुरुवार इस सभा में इनमोसा डिविजनल सेक्रेटरी सुखेन कुमार राय चौधरी, सह सभापति समीर चक्रवर्ती, कुनस्तुड़िया एरिया के सेक्रेटरी मनोज कुमार सिन्हा, एजीएम अरूपानंद नायक, एरिया पर्सनल मैनेजर मंजूर आलम उपस्थित थे। और अंडरग्राउंड में कुछ चाहिए, बड़ा अच्छा सुझाव है। एक बात और हम पूरे प्रबंधन से आग्रह करना चाहिए कि जैसा मिशन लेके हम लोग आगे कंपनी को सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ा है, शायद CMD हुआ करते थे, कंपनी तैयारी कर लेते, उनका भी नारा आया रिवाइवल फॉर सर्वाइवल, बड़ा अच्छा नारा था। रिवाइव करना होगा कंपनी को, अगर सर्वाइव करना है सर्वाइव करने के लिए रिवाइव करना पड़ेगा, वो किया जाए। और इसके लिए प्रबंधन से एक मेरा आग्रह रहेगा, जैसे 3 हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रबंधन इच्छा रहता है तो आपके माध्यम से भी नीचे के हमारे कर्मचारी को पहुंचाता है, इसलिए उस बात को आज आप सुनेंगे और आप जब समझ जाएंगे कंपनी का स्थिति कैसा है और हमको क्या करना है, तो जाहिर है कि आप नीचे बताइएगा और सब मिला जुला के रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो निश्चित रूप से हम लोग को सफलता मिलेगी। और जो इस उम्र में भी मिश्रा जी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आज देखिए भी बम्पोला गए, फिर यहाँ है, फिर इनका प्रोग्राम है, और जो साहब का सोच है सब मिला जुला के जरूर हम लोग भगवान सफलता देंगे। और इसका इतिहास भी रहा, हम लोग PI फंड से निकाला, लगातार 2 साल हम लोग प्रॉफिट भी दिए हैं, लेकिन पिछले साल की ऐसा नहीं देखना है। सभी को मिल को पानी को पहले नाव से बाहर निकालना है, ताकि नाव रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और हम लोग फिर कल फ्यूचर के लिए कुछ आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन हम लोग का एक उद्देश्य है कि नाव बचाना। जहाँ तक इसके बारे में जहाँ थोड़ी बहुत हमको जानकारी है, शनिवार का दिन जो था शायद 6 तारीख को नहीं है कि कितना घाटा है। घाटा हमारे लिए एक कलंक है, घाटा हमको 1 पैसे का भी क्यों, हम चाहते हैं घाटा नहीं हो, हम प्रॉफिट करें। हमारा ये जो जन जागरण अभियान है, अवेयरनेस अभियान है, उद्देश्य इसका ये है कि घाटा हम नहीं होने दें, हम प्रॉफिट में आए। और ज़िंदगी भर रोना तो रोएंगे, कमी तो कुछ ना कुछ रहेगी, कभी कोई चीज़ की कमी, कभी कोई चीज़ की कमी। इसी कमी में हमको चलना है, कंपनी को बचाना है, कंपनी के माध्यम से हमको देश को भी बचाना है, देश को भी ऊर्जा देना है। आज एक तरफ सरकार अनाउंसमेंट कर रहा है कि 0 लोड शेडिंग होना चाहिए, तो लोड शेडिंग कहाँ से 0 होगा? आज तो कोई ऐसा साधन नहीं है
इसके लिए हमको कोयले का जरूरत है। अभी आप देखे होंगे 10-15 दिन आगे तक गवर्नमेंट रोकता था कि कोयले की कमी है, पावर स्टेशन को कोयला नहीं मिल रहा है। तो हम कोयले का कमी नहीं होने दें और लॉस हम नहीं चाहते कि 1 रुपये का भी लॉस, हम प्रॉफिट में जाए। हम पूरे घमंड से कहें कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, लॉस का नाम होना है। लॉस एक मेरे लिए कलंक का शब्द है, इसलिए लॉस हमको नहीं करना। प्रॉफिट जितना हम करेंगे हमको अच्छा। आज इसी उद्देश्य से हम सभी जगह में जा रहे हैं और CMD साहब का ये पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। तो हम लोगों को भी बुला करके बोले कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कंपनी को सर्वाइव करना है। तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए लॉस खत्म करना और प्रॉफिट करना। किस किस विषय के कारण से लॉस हो रहा था, ये क्या आप लोग सुनिश्चित कर पाए? बहुत देखिए, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी, एक समुद्र है, कारण तो बहुत कुछ हो सकता है ना। पिछले दो साल तो कोरोना का कारण नहीं, कोरोना के कारण तो हो ही रहा है। कोरोना आते रहेगा, महामारी आते रहेगा, वर्षा होते रहेगा, गर्मी पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।